नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। GIB ट्यूटोरियल में। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाए। आप सभी लोग बैंक में हैं। जो लोग बैंक में हैं, अभी जो ज्वाइन किए हैं या बहुत दिनों से बैंक में हैं, वो DBF या JIB की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी क्यों किया जाता है ये आपको पता है। इसकी तैयारी करने से क्या बेनिफिट होती है आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे। बट हमको जहां तक लगता है आप एक बैंकर हैं, आपको इसके बारे में पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बट दोस्तों, होता ये है कि हम सभी लोगों को पता तो होता है, हम सभी लोग अटेम्प्ट भी करते हैं, बट एक पेपर निकलता है, दो पेपर, जो दूसरा पेपर है हमारा अकाउंट्स, वो नहीं निकलता है, मन छोटा हो जाता है। एक दो अटेम्प्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो लगे रहते हैं। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी निकाल सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है उनके लिए काफी आसान हो जाता है अकाउंट्स निकालना। PPB और लीगल उतना मुश्किल तो नहीं है, बट अगर डे टू डे बैंकिंग की बात करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है इसमें। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल का मकसद यही है कि मैंने जितना भी प्रॉब्लम्स फेस किया है JIB पास करने में, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस हम गेन किए हैं कि इसको कैसे निकालना चाहिए, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप ये ट्यूटोरियल देखिए। जब हमने भी पहला बार एग्जामिनेशन दिया था, उस टाइम में PPB में पासिंग मार्क्स आ गया था, बट अकाउंट्स में लटक गए। तो होता यह है कि अगर PPB में आपके मार्क्स अच्छे हों, अगर आप 80 सोच के जाएं और 70 आ जाए, और अगर आपके अकाउंट्स में कम भी मार्क्स हो, आप पास भी हो जाएं, तो वो आपका GIB निकालने में मदद करता है। इसलिए PPB इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार डेली बैंकिंग की चीजें हैं तो इसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। चलिए दोस्तों, और बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे PPB में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में सबसे पहला चैप्टर का मॉड्यूल A, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एन ओवरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। जो चीज पढ़ने वाले हैं हम, उसके बारे में तो पता होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। और एक बैंकर से ज्यादा अच्छा ये कोई नहीं समझ सकता कि एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन फिर भी डिफिनेशन है, थोड़ा बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, समझते हैं। कहता है, अ फाइनेंशियल सिस्टम इज the structure that is available in an economy to mobilize the capital from various surplus sector to needy sector। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे इकोनॉमी में, जिसका काम क्या है, वैसे सेक्टर्स जिनको जरूरत है और वैसे सेक्टर्स जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, जरूरत इन द सेंस उन्होंने अपने खर्चे को खा पी करके थोड़ा सेविंग करके रखे हैं, वो तो वो चाहते हैं उनके सेविंग पे कुछ इनकम जनरेट हो जाए। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। तो इस दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटिंग का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर में बैंक्स हैं, आप बैंक्स को देखते हैं, आपसे बढ़िया कौन जानता है। हमारे बैंक में लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग्स को जमा करते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं,
3%, 4% जो भी उनका इंटरेस्ट होता है उनको देते हैं, और उस पैसे को लोन के रूप में हम लोग अपने जो डिजायर्ड कस्टमर है उनको दे देते हैं। इससे क्या होता है, 3% हमने सेविंग अकाउंट्स में दिया और उससे हम 8%, 9%, 10% लेते हैं और बीच का मार्जिन रखते हैं। ये तो खैर बैंक की बात हो गई, बट फाइनेंशियल सिस्टम इसीलिए यूज होता है ताकि वो एक पुल बना सके दोनों के बीच में, सरप्लस सेक्टर और नीडी सेक्टर के बीच में। अब देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट को 4 पार्ट में बांटा जा सकता है दोस्तों। पहला को हम लोग बोलते हैं, पहले को मनी मार्केट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डेब्ट मार्केट, तीसरे को फॉरेक्स मार्केट, चौथे को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। सबसे पहले अगर हम मनी मार्केट को देखें, तो मनी मार्केट को ही फर्दर इतने सेक्टर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कॉल नोटिस, दूसरा टी बिल्स, तीसरा टर्म मनी। हालांकि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी एक साथ हम लोग देखेंगे। चौथा सीडी। अगर सीडी की बात करें, देखिए ये सब शॉर्टकट है, आप लोग जानते भी होंगे, बता भी देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आईसीडी, सीपी, रेपो और कॉमर्शियल बिल। ठीक है। अब अगर बात करें डेब्ट मार्केट की, तो डेब्ट मार्केट को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जीसेक सॉरी और बॉन्ड्स। जो जीसेक है उसको भी हम लोग फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांट रहे हैं, और बॉन्ड्स को एफआई बॉन्ड्स और पीएसयू बॉन्ड और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के रूप में हम लोग बांटते हैं। ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें और मार्केट को देखें कि ये मार्केट होता क्या है, तो दोस्तों आप लोग जाते हैं सब्जी मंडी, सब्जी लेने के लिए, वो सब्जी मार्केट है, वहां पे आप लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल को परचेज करते हैं, तो कोई ना कोई वहां पे वेजिटेबल बेचने वाला भी होता है। मतलब जहाँ खरीद बिक्री का काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। और जब हम मनी मार्केट की बात करेंगे, तो जहाँ मनी के खरीद बिक्री की काम हुई, जहाँ मनी लेन देन का काम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट। मार्केट को हम 2 टाइप में, 2 मेनली पार्ट में बांट सकते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट की बात करें अगर, तो ये 1 ईयर तक होता है। दूसरे को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म मार्केट। अगर इसकी बात करें तो ये मोर देन 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म मार्केट को हम लोग मनी मार्केट भी बोलते हैं और इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। लॉन्ग टर्म मार्केट को हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं और इसको सेबी रेगुलेट करता है। अब क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि अब मनी मार्केट के अंदर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने भी चीजें होंगी, उनको कौन रेगुलेट करेगा? तो आरबीआई। और लॉन्ग टर्म में जो भी आएगा उसको कौन करेगा? सेबी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। चलिए अगर मनी मार्केट का डिफिनेशन देखा जाए, इट इज अ मार्केट फॉर ओवरनाइट टू शॉर्ट टर्म फंड्स and instrument having a maturity period of 1 or less than 1 year। मतलब 1 या 1 से कम साल के लिए, कम दिनों के लिए, अगर छोटे समय के लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है, तो हम लोग किसकी तरफ रुख करते हैं? मनी मार्केट की तरफ करते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई और ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता है। द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अप टू 1 ईयर। जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है, इसमें मैच्योरिटी 1 साल तक की होती है। देयर आर वेरियस सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट सच एज कॉल मनी मार्केट व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉल मनी की, अब ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है। ठीक है। देखिए मैकमिलन की बुक को हम सभी लोग फॉलो करते हैं। पढ़ने के दरमियान ये चीजें कहीं ना कहीं ध्यान में आती हैं और यही इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इस होता है वो 1 दिन का होता है। एक इस मनी की बात करें तो ये 2 से 14 दिन का होता है, और अगर टर्म मनी की बात करें तो ये होता है 14 दिन से ज्यादा का।
यानी कि अगर किसी बैंक को जरूरत हो पैसे की, ठीक है, और वो पैसा उसको एक दिन के लिए चाहिए या एक दिन से कम समय के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, दूसरे बैंक से, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कॉल मनी के थ्रू पैसे लेंगे। लेकिन अगर ये पीरियड 2 से 14 दिन के बीच का हो जाएगा तो उसके लिए वो क्या होगा, नोटिस में निकल आएगा। और अगर ये 14 दिन से ज्यादा लेकिन लेस देन 1 ईयर, क्योंकि ये किसका पार्ट है, वो ये मनी मार्केट का पार्ट है, और मनी मार्केट में किसका, शॉर्ट टर्म मार्केट का पार्ट होता है ये मनी मार्केट, तो ये 1 साल से कम, ठीक है। अब कहता है पार्टिसिपेंट ऑफ कॉल मनी मार्केट। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहते हैं कि मनी मार्केट में शेड्यूल बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आरआरबीज नहीं करेंगे। अब आपको ऑब्जेक्टिव निकल गया कि फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट, और ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, शेड्यूल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, आरआरबी और नन ऑफ एबव। तो आंसर आपका क्या होगा, आरआरबी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरआरबी जो है वो कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक कर सकते हैं, और प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉल मनी मार्केट में सबकी बोरिंग लिमिट और लेंडिंग लिमिट्स है, कौन कितना ले सकता है और कौन कितना लगा सकता है। अगर बोरिंग लिमिट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो ये 125% अपने कैपिटल फंड का बोरो कर सकता है, ठीक है। अगर बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की तो ये 2% अपने एग्रीगेट डिपॉजिट्स के बोरो कर सकते हैं। अब एग्रीगेट डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जो इनके कासा या राफा का जो है, जो बैलेंस उसके एग्रीगेट, ठीक है। प्राइमरी डीलर्स की अगर बात करें तो ये 225 टाइम परसेंट अपने नेट ओन फंड्स के, नेट ओन फंड्स का मतलब हो गया यहाँ पे लाइबिलिटीज के, अपने लाइबिलिटीज के 225 टाइम ये क्या कर सकते हैं, कॉल मनी मार्केट में बोरो कर सकते हैं। उसी तरीके से जब लेंडिंग लिमिट की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक 50% अपने कैपिटल फंड को लेंडिंग कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का कोई लिमिट नहीं है, और प्राइमरी डीलर्स का के लिए है ये 25%, ठीक है। आई होप आप इसको कहीं ना कहीं लिख लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने एग्जामिनेशन दिया था उस टाइम में ये आया था। अब बात करें गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, और ये जो पैसे की जरूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पड़ती है, या तो ये कम समय के लिए पड़ेगी या तो ज्यादा समय के लिए पड़ेगी। अगर इसको लंबे समय के लिए पड़ेगी तो ये किसके थ्रू वो पैसा वो कर सकती है, बॉन्ड्स के थ्रू। और अगर उसको छोटे कम समय के लिए चाहिए होगा तो उसके लिए वो जारी करती है ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, और वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, पैसे की जो जरूरत होती है उसको पूरा करती है, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म आपने देखा, शॉर्ट टर्म मनी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इसमें जो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल, इससे क्वेश्चन आता है आपका, और इसको आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल को आरबीआई इशू करती है, ठीक है। किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। क्यों करती है, क्योंकि जो शॉर्टफॉल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसको ये क्या कर सके, वो पूरा कर सके, ठीक है। तो जारी करती है आरबीआई। अब साफ साफ लिखा भी हुआ है, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टाइड ओवर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल 3 टेन्योर्स में होते हैं, पहला होता है 91 डेज का, दूसरा होता है 182 डेज का, और तीसरा होता है 364 डेज का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू जो टी बिल्स के होते हैं, ट्रेजरी बिल्स के होते हैं, वो होते हैं 25,000। ये इसमें या इसके मल्टीपल में ही ये जारी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैश मैनेजमेंट बिल। कहता है ये बिल्कुल सेम एज ट्रेजरी बिल है,
लेकिन इसके जो मैच्योरिटी होती है वो 91 डेज से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इसमें कैश मैनेजमेंट बिल के लिए कोई जरूरी नहीं है आरबीआई कोई भी बैंक गवर्नमेंट को लोन दे सकती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को 91 डेज से ज्यादा का ही जरूरत पड़े पैसा का, अगर उसको कम दिनों के पैसे की जरूरत पड़े तो वो कैश मैनेजमेंट बिल का यूज करती है। अगला है वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस। कहता है इट इज सेम एज कैश मैनेजमेंट बिल, ये कैश मैनेजमेंट बिल की तरह ही है, लेकिन लोन जो प्रोवाइड किया जाता है इसमें केवल और केवल आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट को। इसका लिमिट है, अभी इस बार का लिमिट अप्रैल से लेकर सितंबर का 75,000 करोड़ है और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का 35,000 करोड़। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, ये भी क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें अगर, तो कहता है इट इज अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। बड़ा कंफ्यूजन होता था दोस्तों जिस टाइम में हम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल सब एक साथ खिचड़ी बन जाते थे। ठीक है, समझ में नहीं आता था और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो समझ में नहीं आता था। तो आप क्लियर समझिएगा इस चीज को कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं और ये नेगोशिएबल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरआरबी और लोकल एरिया बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। पहला ऑब्जेक्टिव इससे आपका कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इट इज 1 लाख। ये 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल में ही जारी होते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इज नॉट लेस देन 7 डेज, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 7 दिन से कम नहीं होती है। किस केस में, अगर बैंक है, अगर कोई बैंक है तो और उसने सीडी इशू किया है तो वो मिनिमम 7 दिन का होगा। ठीक है, और मैक्सिमम 1 ईयर का होगा। ठीक है, अगर इट इज मैक्सिमम इफ सॉरी हम अगर मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो कम से कम 7 दिन बैंक के क्षेत्र में और कम से कम 1 साल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्षेत्र में। ठीक है, जो एफआईएस है वो अगर सीडी जारी करते हैं तो उनकी मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितनी होगी, 1 ईयर। लेकिन अगर बैंक जारी करते हैं तो उनकी 7 डेज होगी। और मैक्सिमम की बात करें तो 1 ईयर होगा बैंक के केस में। 1 ईयर मतलब 364 डेज, याद रखिएगा 365 दिन नहीं, ये मिस्टेक होता है। और अगर बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तो इसके लिए है ये 3 साल की अवधि। अब आते हैं हम लोग कॉमर्शियल पेपर पे। ठीक है, ये इट इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है और ये इशू किया जाता है एक कंपनी के द्वारा। जब आप बात कर रहे थे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर की तो ये इशू किया जाता है किसके द्वारा, एक कंपनी के द्वारा। ठीक है, बैंक के द्वारा नहीं। टू इशू ए कमर्शियल पेपर अ कॉर्पोरेट शुड हैव नेट वर्थ ऑफ 4 करोड़। और अगर कमर्शियल पेपर किसी कॉर्पोरेट को इशू करना है पैसा बाजार से लेने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको कम से कम उसका जो नेट वर्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 करोड़। और उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो P2 होनी चाहिए क्रिसिल के द्वारा। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी 7 दिन की कम से कम और मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। और ये जो होता है इशू होता है डोमिनेशन ऑफ मिनिमम 5 लाख एंड मल्टीपल। कमर्शियल पेपर 5 लाख या 5 लाख के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं। अब आते हैं कॉमर्शियल बिल की तरफ। कहते हैं व्हेन ए ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक इट इज नोन एज कमर्शियल पेपर। कुछ नहीं है, एक ट्रेड बिल है। ट्रेड बिल मतलब क्या होता है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को अगर कुछ उधार पे बेच रहा है तो जो उधार ले रहा है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट देता है जिससे उधार ले रहा है उसको। मान लीजिए ए ने बी को कोई सामान बेचा तो बी के पास अभी पैसा नहीं है, बी ने कुछ लिख के एक इंस्ट्रूमेंट दिया कि भाई हम आपको पैसा पे करेंगे, इसको बोलेंगे टी बिल। ठीक है, अब
ए क्या करेगा, ए उस टी बिल को लेके चला जाएगा बैंक के पास कि भाई 1 महीने के बाद हमको बी पैसा देगा, आप ऐसा कीजिए, हमको पैसे की जरूरत है, आप हमको अभी पैसा दे दीजिए और जब टाइम हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा तो आप बी से पैसा ले लीजिएगा। तो कहता है ट्रेड बिल आर बिल ऑफ एक्सचेंज, और ऐसे सूरत में बैंक क्या करता है, चार्ज करता है सर्टेन परसेंटेज, और इस परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। मतलब बैंक तो ऐसे ही नहीं देगा ना पैसा, उसको भी तो पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। तो बैंक कह रहा है ठीक है, अगर 1000 का टी बिल है, ट्रेड बिल है, तो उसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो हम आपको देते हैं 800 रुपया, 200 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। तो यही कहता है डिस्काउंटिंग मीन कन्वर्जन ऑफ बिल इनटू कैश। बिल को कैश में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाएगा, डिस्काउंटिंग कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और आंसर हो जाए। कह रहा है कॉमर्शियल पेपर इज इशू इन द फॉर्म ऑफ। कॉमर्शियल पेपर किस फॉर्म में इशू होता है? अभी आपने जस्ट देखा है पिछले स्लाइड में, इसका आंसर आपको करना है, आप इसको लिख लीजिए, कॉपी में कहीं नोट्स बना के रख लीजिए, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है, आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप पीछे के स्लाइड्स देखें, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंट पे इशू होता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया है, अब कह रहा है इसमें से कौन सा जो है ना वो 1 दिन के लिए ही इशू होता है। सबसे पहले आप लोग पढ़ा है, कौन सा होगा? आपको आंसर आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं तो अगले जो वीडियो है, अगले वीडियो में हम उसका आंसर आपको देंगे। वैसे ये इतना आसान है कि कोई भी इसका आंसर बता दे। वही क्वेश्चंस हैं दोस्तों। कह रहा है ट्रेजरी बिल आर इशूड फॉर द टेन्योर ऑफ। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के टेन्योर के लिए इशू होता है बताइए? 90 डेज वाला तो गलत होगा, 91 डेज वाला आपका सही है, 91 डेज, 82 डेज और 364 डेज। एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ टी बिल 25,000। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम क्या होना चाहिए आपको पता है? 1 लाख। आंसर हम नहीं बताएंगे, आंसर अब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल पेपर इज, maximum period of certificate of deposit for financial institution is। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, पढ़ के तो हम लोग चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, उसको लिख के रखें ताकि वो कंफ्यूजन आपको नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये हेल्पफुल हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों में ये फॉरवर्ड करें। थैंक यू।